हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप पर। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इसका लेक्चर नंबर 18 है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट एंड पर हमने इसमें हमारा चैप्टर 3 जिसमें जो आपका पूरे कंबाइन होकर फर्स्ट यूनिट बना रहा था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमारे डिस्कस होने वाली हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, सबसे पहले इसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। हैविंग कार्बन, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर के रेशो के इक्वल होना चाहिए। जैसे आपका वाटर क्या होता है, H2O होता है। वाटर आपका H2O होता है, जिसमें H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 है। तो इसी तरह से आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो वाटर के सिमिलर होना चाहिए। एंड द रेशो ऑफ जिसमें रेशो आपका ऑफ किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू वाटर, दैट इज कितना होता है, 2:1, दैट इज 2:1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके क्या कहे जाएंगे, ये आपके हाइड्रेट्स कहे जाएंगे कार्बन के। क्या कहे जाएंगे, हाइड्रेट्स कहे जाएंगे कार्बन के। देखो जिसमें आपका क्या होता है, वाटर आता है, तो वो आपके क्या कहे जाते हैं, हाइड्रेट्स। क्या कहे जाते हैं, हाइड्रेट्स। अब यहाँ पर आपका तीसरा जो एटम है, मॉलिक्यूल है, या कुछ भी कह लो, एटम कह लो, वो आपका क्या प्रेजेंट है, वो आपका कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हाइड्रेट्स किसके कहे जाएंगे, कार्बन के हाइड्रेट्स कहे जाएंगे। सो दे आर नॉन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये क्या कहे जाते हैं, हाइड्रेट्स कहे जाते हैं कार्बन के। ये तो हमारी एक बात हो गई ये तो, लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। क्या चीजें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले अगर आपने ये नहीं नोट नहीं किया है तो मतलब किया ही नहीं होगा, जब हमने अभी आपको मना किया है तो नहीं किया होगा, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो आप इसका डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, एंड द रेशो होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का इज सिमिलर टू वाटर, दैट इज 2:1। ये आपके क्या कहे जाते हैं, आर नॉन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, इसका किस जनरल फॉर्मूला से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरल फॉर्मूला होता है इसका x यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, H2O का होल बाई, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया। जैसे मैं आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर लिखाने वाली हूँ, जैसे आपका ग्लूकोज होता है, जाना माना है आपका ग्लूकोज, अच्छी तरह से जान पहचान है आपकी। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, इसमें हमारा कार्बन क्या है, 6 है। अब देखो H2O कैसे सॉल्व करेंगे, तो H 12 है, ऑक्सीजन 16 है। क्या हम यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, कैसे, इस तरह से लिख सकते हैं, 6H2O का ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 6 यहाँ ले आए हम,
ऐसे लिख सकते हैं, अरे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6 2 12 आ जाएगा और ऑक्सीजन का 6 आ जाएगा, वही चीज सॉल्व होके आएगी ना। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है ना यहाँ से, ये देखो 2:1, तो यही चीज हमें चाहिए। तो यहाँ से ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, ये आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरह से सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11 होता है। और आपका स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है आपका C6H10O5 का होल N, ये आपका स्टार्च होता है। तो ये है आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, अकेला कार्बन, मैंने यहाँ पर बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान से सुनना। अकेला कार्बन कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा, अकेला कार्बन कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई है कि वे कंपाउंड जिसमें आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशो होना चाहिए 2:1 होना चाहिए, यानी कि वाटर के सिमिलर होना चाहिए। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आपके रेशो 2:1 शो नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, एक रेमनोज होता है कार्बोहाइड्रेट जिसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O5, इसका जनरल फॉर्मूला सॉल्व करो, 2:1 नहीं आएगा, इसका जो ये रेशो आएगा 2:1 नहीं आएगा H2O का। तो ये आपका क्या है, ये देखो 2:1 शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये रेमनोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बात करते हैं दूसरे, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो आपके 2:1 शो करते हैं पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आता है आपका CH2O, ऐसे लिख सकते हैं। H का और O का रेशो कितना है, 2:1 है। क्या फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट में आता है आपके, किसी के पास है इस सवाल का जवाब कि आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड आता है या नहीं आता है? अरे नहीं आता है भाई, आपके फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं आता है। तो ये क्या है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो होंगे ही इसमें। तो क्या एक्सेप्शंस हैं कि आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें H2O का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, H2O जो होते हैं H और O जो होते हैं वो वाटर के रेशो के इक्वल होते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं 2:1 का रेशो नहीं रखते हैं, बट आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ये आपके एक्सेप्शंस में आते हैं। लिख लीजिए इनको पॉइंट डाल के। फर्स्ट पॉइंट, ये भी लिख लो कि अकेला कार्बन सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता। कार्बन डज नॉट फॉर्म एनी कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डज नॉट फॉर्म एनी कार्बोहाइड्रेट, अकेला कार्बन कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, देयर आर, इस तरह से लिखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिया था, आप मेरी सलाह मानोगे, वैसे तो मान लोगे, पर होते हैं कुछ ऐसे बच्चे, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, इंसानों में भी होते हैं। तो देखो कुछ मैं आपको बताऊं कि कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, जिसको मैं आपको बोलूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप वीडियो वहीं पॉज करके उसे नोट डाउन किया करो, इससे आपकी ग्रिप भी अच्छी होगी, आपको पता चलेगा कि कहाँ चीज़ क्या सही है, क्या समझ में आ रही है, साथ साथ लिखोगे तो समझ में आ भी जाएगी। मगर ऐसे करोगे स्क्रीनशॉट बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, समझ कुछ नहीं आएगा फिर बाद में। चलो आगे आते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, there are a number of compounds, there are a number of compounds, there are a number of compounds in which the ratio of हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, कितना है 2:1, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, 2:1 बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स,
वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहे जाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में अभी क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, HCHO, एसिटिक एसिड ले सकते हो, CH3COOH, ये भी आपका किस में आता है, ये भी आपका क्या है, CH3COOH, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड लिखते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच द रेशो ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज नॉट 2:1। ये इसी में लिखूंगी मैं आगे, मैं थोड़ा सा अपना टाइम सेव करूंगी, आप लिख लो यहाँ पर, इतने को लिखो आप, फिर हम आगे लिखते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट 2:1 बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहे जाते हैं। मैंने पॉइंट नंबर 3 इसी में एडजस्ट कर दिया, आप मत कर देना कभी अपनी कॉपी में काट के लिख दो। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेमनोज आएगा आपका, रेमनोज, और ये आपका क्या आता है, क्या होता है रेमनोज, अब ये भी बताया आपको, C6H12O5, ये आपका रेमनोज होता है। तो ये आ गई यहाँ पर इसकी इतनी बात। अब देखो ये तो हो गई जनरल सी चीज़ें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये तो आपका कोई प्रॉपर तरीका नहीं हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे कंपाउंड में अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट है कौन से नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स वे कंपाउंड होते हैं जिनमें आपके क्या, कीटोन और एल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं। जिन कंपाउंड में आपके कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आएंगे, पहले अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रही हूँ फिर। चलो देखो, पहले इतनी सी बात लिखते हैं कि वे आपके केमिकल कंपाउंड ऐसे भी होते हैं या केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिनमें आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होते हैं, वो आपके किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। सो पहले ये लिख लो, सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी केमिकली डिफाइंड एज, कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मैं साथ साथ लिखा रही हूँ आपको, लिख लो। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी केमिकली, वो तो हो गया थ्योरेटिकली, केमिकली डिफाइंड एज, द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो आपके कैसे होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसके आगे बात करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर आपके कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे आपके जो एल्डिहाइड रखते होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके कहे जाएंगे एल्डोज, और जो कीटोनिक ग्रुप रखते होंगे वो आपके कहे जाएंगे कीटोज। तो यहाँ पे लिख लीजिए, द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप, आगे लिखिए, द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप, in which main functional group क्या हो, is aldehyde, मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, वो आपके क्या कहे जाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, वो आपके कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, एल्डोज। ये क्या कहे जाएंगे, आर नोन एज एल्डोज, ठीक है। और जैसे आपका क्या आता है, एग्जाम्पल में लिख सकते हो ग्लूकोज, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, ग्लूकोज लिख सकते हो। और इसी तरह ये इतना लिख लिया होगा आपने। अब देखो मैं आपको दूसरा पार्ट बताने वाली हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, क्या आ जाए, कीटोन। मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया है भाई, देख लेना। मेन फंक्शनल ग्रुप अगर आपका आ जाए कीटोन, तो ये किससे कहे जाते हैं, ये आपके कीटोज कहे जाते हैं। एग्जाम्पल में आएगा इसमें फ्रक्टोज, एग्जाम्पल में आएगा इसमें आपका फ्रक्टोज। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपको इससे आगे एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लो, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अगर नहीं लिया है तो, वरना वीडियो पॉज कर लो। अब देखो आगे मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, वो चीज़ क्या है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, शुगर भी कहे जाते हैं।
क्या कहे जाते हैं, शुगर। अब देखो सिर्फ एक पॉलीसेकेराइड ऐसा होता है, पॉलीसेकेराइड, 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 ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शुगर भी कहे जाते हैं इसको छोड़कर, क्योंकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे मीठे होते हैं ना, खा सकते हो आप। तो ये आपके टेस्ट में मीठे होने की वजह से, इसको छोड़कर टेस्ट में मीठे होने की वजह से इनको शुगर भी कहा जाता है। और ये जो आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, घुलते हैं, कुछ कंपाउंड्स में घुलते हैं, कुछ सॉल्यूशंस में घुलते हैं, और उनके इस रिड्यूसिंग नेचर की वजह से, क्या घुलना क्या होता है, घुलना हम रिड्यूसिंग कहते हैं कि वो रिड्यूस हो रहे हैं, घुल के कम होते हैं ना, कम हो जाए तो चीज़, वो किसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस हो रही है, तो रिड्यूस है तो रिड्यूसिंग नेचर होगी। तो रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपका रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और एक है आपका नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। फिलहाल आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर नहीं लिया है तो ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट पार्ट लिखा है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट जो आपके घुल जाते हैं, सेकेंड है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट जो घुलते नहीं है। अब किस में घुलते हैं किस में नहीं घुलते हैं वो भी चीज़ है, ये भी चीज़ मेन है। तो इसमें वो कार्बोहाइड्रेट आएंगे जो आपके फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और आपका एक बेंडिक्ट रिएजेंट होता है, इनमें घुल जाते हैं, वो आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। और जो इन्हीं ये खास सॉल्यूशन में नहीं घुलते हैं वो आपके नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो ये क्या आएंगे? विच हैव द एफिनिटी टू रिड्यूस, विच हैव एफिनिटी, लिख लेना इसमें आगे, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव द एफिनिटी, विच हैव द एफिनिटी, विच हैव द एफिनिटी टू रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेंडिक्ट रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेंडिक्ट रिएजेंट वो आपके किस में आते हैं? वो आपके आते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर है? आगे देखो, इसमें सेकंड क्या आ जाएगा? ये आपके आएंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, मैं इसी में लिख रही हूँ सेकंड में, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट विच हैव नो एफिनिटी टू रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेंडिक्ट रिएजेंट, वो आपके किस में आते हैं? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन सब में घुल जाते हैं, उनमें आते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, जितने भी आते हैं डाइसेकेराइड में खास सुक्रोज को छोड़कर। अभी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या है इनके बारे में बताएंगे, थोड़ा सब्र रखो। अब देखो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं जैसे आपका सुक्रोज है, ट्राइसेकेराइड है। ट्राइसेकेराइड मतलब नॉन रिड्यूसिंग में वो आते हैं जो हायर सेकेराइड्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वो आपके किस में आते हैं? नॉन रिड्यूसिंग में। और जिनमें कम कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जो नन्हे मुन्ने से बच्चे आते हैं, वो आते हैं आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर है? अब देखो इसमें आगे हमने इसको और कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मैंने अभी नाम लिया मोनो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स, ये सब क्या है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, मैं रफ करूंगी फिर इसको। देखो अब आगे, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? वाटर मिलाते हैं और चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, मतलब उन्हें छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ देते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट्स को उनके हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर 3 पार्ट में, 1 2 3 वाला 3 है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका मोनोसेकेराइड, सेकंड है आपका ऑलिगोसेकेराइड और थर्ड है आपका पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले देखते हैं आपका मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट आएंगे जो छोटी यूनिट्स कंटेन करेंगे। मैंने आपको बताया
मोनोसेकेराइड छोटी यूनिट्स, और फिर जैसे जैसे ऑलिगो और पॉली में जाते जाएंगे बड़ी बड़ी यूनिट्स आती जाएंगी। समझाती हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बताएंगे कुछ भी। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब देखो छोटी सी यूनिट पहले से ही है, अब इसको और तोड़ोगे तो ये पॉसिबल है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बिल्कुल इतना सा पेपर का पीस दूँ, पेपर का पीस भी छोड़ो, आपको मैं क्या देती हूँ, चलो कोई एक क्या देते हैं, चले एक रोटी देते हैं, रोटी का एक छोटा सा पीस दिया, छोटा सा टुकड़ा दिया, बिल्कुल नन्हा सा, तो उसको और छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो आप, बिल्कुल छोटी 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 यूनिट्स में तोड़ सकते हो। बिल्कुल नन्हा सा, बिल्कुल इतना सा मैंने आपको टुकड़ा दिया अगर, या इतना सा बिल्कुल मैंने आपको पेपर का पीस दिया, उसे बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट्स में बांट सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये आपके मोनोसेकेराइड्स में वो आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो कैन नॉट बी डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स बाय हाइड्रोलिसिस, जो आपके हाइड्रोलिसिस करने पर भी स्मॉलर यूनिट में डिवाइड नहीं होता है। तो ये आपके किस में आते हैं, मोनोसेकेराइड्स में आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मोनोसेकेराइड में 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका ग्लिसरल्डिहाइड होता है, ये आपका इसका फॉर्मूला है डीऑक्सीराइबोज, ये है आपका, इसमें आपका और भी आ सकते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये C6H12O6 वाले हैं, ये सब इसमें आ सकते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स में। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, मेरा कहा मानकर। चलो आगे बात करते हैं हमारा ओलिगोसेकेराइड, सेकेंड पार्ट, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर वो 2 से लेकर 10 यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें 2 से लेकर 10 टुकड़ों में आप उसको बांट सकते हैं। जैसे मैं आपको एक पेपर का पीस दूं और उससे कहूं कि आपको इसको तोड़ना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको बीच में से फाड़ोगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनको और तोड़ के उसके 2 से 10 के आसपास पीस बना सकते हो। तो वो आपके आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स में। द कार्बोहाइड्रेट which can be dissociated into 2 से 10 smaller units, into 2 to 10 smaller units are known as ओलिगोसेकेराइड्स। वो आपके क्या कहे जाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहे जाते हैं। विच कैन बी डिसोसिएटेड इनटू 2 to 10 स्मॉलर यूनिट्स बाय हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स, ये लाइन इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि कितने कार्बन है, हमारे हायर कार्बन इसमें आने वाले हैं। अब देखो जो आपके ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो भी आपके कुछ पार्ट में बांटे गए हैं। क्या बांटे गए हैं, कुछ पार्ट्स में बांटे गए हैं इनके। ये देखो, आप खुद देखो इसमें कितने यूनिट्स में डिसोसिएट कर रहे हो, 2 से 10 यूनिट में डिसोसिएट कर रहे हो। तो इसको लेकर भी इसको हमने डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड में डिवाइड किया है। डाई, ट्राई, टेट्रासेकेराइड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रफ करके फिर पूरा तीनों पोर्शन लिखूंगी इसका, मैं फिर समझाऊंगी आपको। तो देखो अब फर्स्ट है इसमें डाइसेकेराइड, मैंने डाइसेकेराइड लिखा है, वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 यूनिट में टूट जाते हैं, मोनोसेकेराइड्स की। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मोनोसेकेराइड आपका सबसे छोटी यूनिट होती है इसलिए वो डिसोसिएट नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है आपका ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो होता है वो और थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, तो वो हम छोटी यूनिट में तोड़ेंगे। छोटी यूनिट में ओलिगोसेकेराइड से छोटी यूनिट क्या हो सकती है आपकी, मोनोसेकेराइड। तो हम ये जो सारे डिसोसिएशन देखेंगे मोनोसेकेराइड्स के अंदर देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने पर इनका डिसोसिएशन होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, और ये किस में टूटेंगे, मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट बनाएंगे और जनरल फॉर्मूला होता है इनका C12H22O11, C12H22O11 इनका जनरल फॉर्मूला है। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, जैसे ले लेते हैं हमारा सुक्रोज। सुक्रोज हम लेते हैं जो आपका क्या होता है, C12H22O11 होता है, और इसमें हम ऐड करेंगे H2O। और ये जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स वाली रिएक्शन है ये आपके इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है, और ये आपका किस में बनता है, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट में डिसोसिएट होगा। एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज।
दोनों का जनरल फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रक्चर में चेंज होता है। C12H22 हो गया, नहीं C6H12O6, C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी सेम होता है C6H12O6। इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो ये है इसका एग्जाम्पल। इसी तरह से आपका माल्टोज होता है, क्या होता है, माल्टोज होता है। माल्टोज का जनरल फॉर्मूला भी ये होता है C12H22O11। ये आपकी जो रिएक्शन होती है माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, किसकी, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यहाँ से आपका बनता है 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके ग्लूकोज के, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके ग्लूकोज के। ये है आपकी रिएक्शन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका ट्राइसेकेराइड। क्या है आपका नेक्स्ट, ट्राइसेकेराइड, इसका बी पार्ट। ट्राइसेकेराइड वो है, वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर वो आपकी 4 यूनिट या 3 यूनिट, ट्राइसेकेराइड है तो 3 यूनिट देगा, 3 यूनिट देता है मोनोसेकेराइड की। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा C18H32O16। ये है इसका जनरल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर ट्राइसेकेराइड में क्या आएंगे, वे कार्बोहाइड्रेट आएंगे जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर वो मोनोसेकेराइड की 3 यूनिट देता है, तो वो आपके किस में आएंगे, वो आपके आएंगे ट्राइसेकेराइड में। और ये आपके जो ट्राइसेकेराइड होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। आप इनका जनरल फॉर्मूला देखिए, हायर जनरल फॉर्मूला है ना, इसीलिए आपके ये किस में आ रहे हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आ रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में रेफिनोज देखते हैं हम इसके, रेफिनोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, रेफिनोज ही होता है आपका C18H32O16। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+ आयन की प्रेजेंस में, किसकी, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में करेंगे। तो यहाँ से आपके क्या लिया जाएगा, यहाँ से आपकी जो रिएक्शन होती है 2 मॉलिक्यूल लेकर कराई जाती है H2O के 2 मॉलिक्यूल लेकर कराई जाती है। और यहाँ से आपकी 3 यूनिट बनती है, किसकी, मोनोसेकेराइड की 3 यूनिट बनती है हमारी ग्लूकोज की, C12H22O11 नहीं O6 सॉल्व करके देखना, यही आएगा आपका। ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। ये हो गया आपका ट्राइसेकेराइड। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर टेट्रासेकेराइड की तरफ चलते हैं। टेट्रासेकेराइड में मैं आपको बता रही हूँ, टेट्रासेकेराइड में वो आते हैं जो आपके हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या देते हैं, 4 यूनिट देते हैं, किसकी, मोनोसेकेराइड की। टेट्रासेकेराइड में वो आते हैं जो आपकी 4 यूनिट देते हैं मोनोसेकेराइड की। और जनरल फॉर्मूला क्या आएगा इसका, किसी को कोई आइडिया, जनरल फॉर्मूला, ये आता है इसका जनरल फॉर्मूला C24H42O11, ये जनरल फॉर्मूला है। और ये जो आपका एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं इसी को लेकर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं C24H42 और O21, ये आपका यहाँ से आता है। और ये जो आपका क्या कहा जाता है, ये स्टेचेस कहा जाता है। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये वाटर मॉलिक्यूल लेकर होती है, 3 वाटर मॉलिक्यूल लेकर होती है। और यहाँ से आपके 4 यूनिट निकलती हैं ग्लूकोज की, 4 यूनिट निकलती हैं ग्लूकोज की। मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 आएगा। और यहाँ पे 12 4 जा कितना आएगा, 12 4 जा 42। और यहाँ से ऑक्सीजन 6 4 जा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 4 जा 24। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स को लेकर। पॉलीसेकेराइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया। फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे, पॉलीसेकेराइड। चलिए देखते हैं, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, अभी भी टाइम है। अब है आपका तीसरा पार्ट जो है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो हाइड्रोलाइसिस होने पर मोर देन 10 यूनिट्स देते हैं। कितनी, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड, 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, उसमें
देखो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आता है C5H10, C6H10O5, H10O5 का होल n, where n should be greater than 10, should be greater than 10, greater than 10, 10 से ज़्यादा होना चाहिए n की वैल्यू। क्लियर है? अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम रिएक्शन देखते हैं। ये जो आपका C6H10O5 है और इसका जो होल n है ये आपका कहा जाता है स्टार्च। क्या कहा जाता है? स्टार्च। स्टार्च का जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, C6H10O5 इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं n मॉलिक्यूल लेकर करते हैं वाटर के, और ये जो आपकी रिएक्शन होती है अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ से आपके n मॉलिक्यूल निकलते हैं C6H12O6 के, यानी कि n मॉलिक्यूल निकलते हैं आपके ग्लूकोज के। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये था आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे आपके ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस हम इसमें इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ करे आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ आपको भेज दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।